बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका मेज़बान फैसल मीर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पिछले काफ़ी दिनों से आप देख रहे थे कि एक ही मौजू पे हमारे सारे प्रोग्राम्स हो रहे थे। आज मैंने सोचा कि थोड़ा सा मौजू से हट कर जो है वो गुफ्तगू की जाए। अमूमन जो है पिछले 10-12 दिनों में हमारा जो मौजू था वो बल्दियाती इलेक्शन था, लेकिन आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं। कोटली शहर से इनका ताल्लुक़ और सहाफ़ती दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम, तज्ज़ियाकार है और रोज़नामा जम्मू कश्मीर के एडिटर और दी कोटलियंस के चीफ़ एडिटर हैं। मेरी मुराद शहजाद राठौर साहब इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आप उनको देख भी रहे हैं। उनसे गुफ्तगू करेंगे। बल्दियाती इलेक्शन से हट कर भी बेशुमार जो है वो मौज़ूआत हैं और इन मौज़ूआत पे जो है वो शहजाद राठौर साहब से तज्ज़िया भी लेंगे। सबसे पहले बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। अजीब कैफियत है मुल्क के अंदर, अजीब सूरत हाल है। आप क्या समझते हैं कि इस सारी सूरत हाल का ज़िम्मेदार कौन है? देखें जी, ज़िम्मेदारी की जहाँ तक बात है तो सियासतदान जो हैं, मैं समझता हूँ कि इस सारी सूरत हाल के ज़िम्मेदार हैं। और बिलखसूस जिस तरह की सियासत इमरान ख़ान पाकिस्तान में करें, ये पहली मरतबा ऐसा हो रहा है। इससे कबल नवाज शरीफ और बेनज़ीर के दरमियान इंतहाई शदीद इख्तलाफात रहे, एक दूसरे पर ये इल्ज़ामात लगाते रहे, एक दूसरे पर मुकदमात बनाते रहे। लेकिन फिर आके इन्होंने मिसाक़ जमहूरियत किया। जब ये मिसाक़ जमहूरियत हुआ उसके बाद जमहूरियत भी जो है एक पटड़ी पे चढ़ी और वक्तन फ़वक्तन वो भी डीरेल होती गई इनके इख्तलाफात की वजह से या दूसरी ताकतों की वजह से। तो अगर ये सियासतदान एक दूसरे को तस्लीम करना, एक दूसरे को कबूल करना शुरू कर दें तो मुल्की मसाइल जो है वो हल हो सकते हैं। लेकिन इमरान ख़ान ने जो एक नया नज़रिया यहाँ पे अपनाया, जिसको मैं कन्फ्रंट्रेशन जो है ना, इख्तलाफात को ही बुनियाद बनाया गया। मैं समझता हूँ कि ये जो कन्फ्रंट्रेशन की सियासत है ये इस मुल्क की मुसीबत की असल जड़ है, परेशानियों की असल जड़ है। सर, लाहौर से तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च जो है उसका आगाज़ हो चुका है। आपकी नज़र में, चूँकि आपका बहुत ज़्यादा टाइम जब इस्लामाबाद के अंदर गुजरता है, इस लॉन्ग मार्च का नतीजा क्या होगा? देखिए जी, लॉन्ग मार्च का नतीजा कुछ भी हो सकता है। जो ताकतें जमहूरियत को पाकिस्तान में डीरेल करना चाहती हैं वो, मैं समझता हूँ कि मेरी जो सोच है, मैं समझता हूँ कि बैरूनी क़ुव्वतें भी इसमें इन्वॉल्व हैं। रजीम चेंज कि इमरान ख़ान का आलमी साजिश का बयानिया हो, या जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल पाकिस्तान में अरशद शरीफ मरहूम के शहीद के कत्ल के बाद जो सूरत हाल पैदा हो रही है और एक ब्लेम गेम शुरू हो गई है। आप एक देखें कि एक साइड से जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि जी उन्हें दुबई में स्टे नहीं करने दिया गया, वीज़ा नहीं लेने दिया गया, यूके यूरोप के वीज़े उनके ऊपर बाउंड कर दिए गए, नहीं लेने दिए गए, उन्हें कीनिया जाने पर मजबूर कर दिया गया। और इसमें वो ये ज़ाहिर कर रहे हैं कि इसमें इस्टेब्लिशमेंट मुलव्वस है। जबकि दूसरी तरफ से मुकाबल बयानिया एक जो है ना आ रहा है उसके बिल्कुल कि जी ये जो इमरान ख़ान ने अरशद शरीफ को इस बात पे मजबूर किया कि आप मुल्क छोड़कर जाएं। आप देखें ये गिरफ़्तारी की जहाँ तक बात है तो आपके सामने कुछ अर्सा कबल इमरान रियाज गिरफ़्तार हुए, अदालतों ने उन्हें रिलीफ दिया ज़मानत पे, वो बाहर आ गए। अगर अरशद शरीफ के ख़िलाफ़ मुकदमात बन रहे थे तो कोई ना कोई बुनियाद थी, उनका कोई ना कोई भी ऐसा बयानिया था जिसकी वजह से उनके ख़िलाफ़ मुकदमात कायम हो रहे थे, तो वो अदालतों में जाते तो उन्हें रिलीफ मिल जाता। ये तो चीज़। हाँ, मैं एक और सवाल ऐड करूँगा। DGISI का सहाफ़ती बरादरी में आना, आप किस नज़र से इसको देखते हैं? देखें जी, DGISI मुल्क की ज़िम्मेदार तरीन शख्सियत होती है। आज से पहले कभी भी DGISI ने इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। आखिर कौन से ऐसे हालात पैदा किए गए, किसने ये हालात पैदा किए और ये हालात क्यों पैदा किए गए कि DGISI को जो है कैमरे के सामने आकर ये बातें करना पड़ी? क्या वो लोग DGISI क्या करते अगर वो सामने ना आते? जिस तरह का इल्ज़ाम अरशद शरीफ के कत्ल के ऊपर लगाए जा रहे थे, पाक फ़ौज के ऊपर या इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर लगाए जा रहे थे, तो ये उन्हें मजबूर होकर आना पड़ा। इन्हें मजबूर किसने किया? ज़िम्मेदार तो वो है, वो मजबूर हुए कि वो सामने आकर ये बयान दें। यहाँ पर एक तहरीक इंसाफ के अपने ही रहनुमा फैसल वाडा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई, उस पर आप क्या कहते हैं? देखिए जी, फैसल वाडा में तहरीक इंसाफ है, ये अब आज से 5 साल पहले इसकी सूरत हाल देख रहे हैं। फिर ये 2018 के इलेक्शन से पहले मुझे ये बताएं कि लोगों को कौन फ़ोन कर करके तहरीक इंसाफ का टिकट लेने पे मजबूर करता रहा इलेक्टेबल्स को? उस वक्त भी तो इन्हीं नंबर से, खुफिया नंबर से ही, अननोन नंबर से ही फ़ोन जाते थे ना। वो ठीक है, वो यानी कि मीठा मीठा हप है। और आज अगर फ़ोन जाते हैं तो वो कड़वा कड़वा तो है। तो ये फैसल वाडा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, ये इन्होंने मुल्की हालात देखते हुए, शायद उन्होंने भी किसी के कहने पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो। तो मुझे ये बताएं कि क्या उन्होंने जो बातें की हैं उनको हम झूठ कह दें या उनको हम सच मान लें?
इनकी तहकीकात होनी चाहिए ना, सही है। इनकी तहकीकात होनी चाहिए। अभी शहजाद राठौर साहब, जो मौजूदा हालात हैं हमारे मुल्क के, आप समझते हैं कि इसका फौरी हल जो है वो इंतखाबात हैं, या अल्लाह ना करे कि कहीं कोई हम मार्शल लॉ की तरफ जा रहे हैं? देखिए जी, मैं ज़ाती तौर पर जमहूरियत का इतना ज़्यादा कायल नहीं हूँ। हमारे मुल्क में जब भी मार्शल लॉ आया, 1 साल 1.5 साल तक मार्शल लॉ अपनी असल पोजीशन में चला, और 1 साल के बाद या 1.5 साल के बाद कोई भी, जनरल अयूब खान को देख लें आप, जनरल ज़िया को देख लें, फिर जनरल मुशर्रफ को देख लें, 1 साल 2 साल के बाद इन्होंने जमहूरियत की तरफ, चूँकि हमें मार्शल लॉ जब मुल्क में लगता है तो सबसे पहले जो वेस्ट का हमारे ऊपर दबाव आ जाता है, कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसका दबाव पर आ जाता है, हम उनके कई जो है ना मायदों से बाहर हो जाते हैं मार्शल लॉ लगने के बाद। तो उस वजह से ये मजबूरियाँ आड़े आती हैं, तो फिर ये उस मार्शल लॉ को जमहूरियत की आप कह लें कि छतरी तले लाने की कोशिश करते हैं। सियासतदानों के हाथों ब्लैकमेल होना शुरू हो जाते हैं, ये फौजी जर्नैल भी। ये अगर मार्शल लॉ मुल्क में 5 साल रहे ना, अपनी असल कैफियत, असल जो उसकी मार्शल लॉ है, असल मार्शल लॉ लगा रहे 5 साल, तो मुल्क के हालात बेहतर हो सकते हैं। हैरान कुन बात कर रहे हैं, हो सकता है मुख्तलिफ़ किस्म के मुफक्करीन जो है वो आपकी इस बात से इख्तलाफ करें, आप पे तनकीद हो। देखें जी, बात यह है, मैं ये कह रहा हूँ कि मार्शल लॉ जब भी मुल्क में लगा ना, 1 साल 1.5 साल, जब जनरल मुशर्रफ का मार्शल लॉ लगा, मैं उस वक्त इंग्लैंड में होता था, हमें वहाँ पे बाहर से हम देखते थे, हमें जो भी लोग पाकिस्तान आते थे और जाते, वो कहते जी बहुत ज़बरदस्त मुल्क हो गया जी, करप्शन ख़त्म हो गई है जी, पहले जो दौर था उसमें हर चीज़ के रेट मुकर्रर थे, अब जो है ना वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं मार्शल। लेकिन 1.5-2 साल के बाद जब जनरल मुशर्रफ को दबाव का सामना करना पड़ा और उन जमहूरियत की तरफ, आपने ये बात की, क्यों हम जमहूरियत पसंद लोग नहीं हैं, या हमारे अंदर ठहराव नहीं है, या हमें सियासी शऊर नहीं है, क्यों आपने ये बात की? सर मैंने इसलिए ये बात की कि मैं समझता हूँ कि जमहूरियत को हमने देख लिया, जमहूरियत को चलाते हैं सियासतदान। अब सियासतदान एक दूसरे को बर्दाश्त, अदम बर्दाश्त है। जितने भी इलेक्शन पाकिस्तान में हुए, मैं आज़ाद कश्मीर की बात नहीं करता, पाकिस्तान में जितने भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो मुस्लिम लीग नून ने, नवाज शरीफ ने इल्ज़ाम लगाया कि धांधली हुई, नवाज शरीफ की हुकूमत आई तो पीपल्स पार्टी ने इल्ज़ाम लगाया धांधली हुई। अभी जो इमरान खान की हुकूमत, 2016 में पाकिस्तान में इलेक्शन हुए, उस वक्त आपने देखा कि 2018 से पहले 2013 में जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई तो उस वक्त PTI ने इल्ज़ाम लगाया जी 35 पंचर लगाए गए, ये हुआ, ठीक है। सियासी जमात ने सियासी जमात के ऊपर इल्ज़ाम लगाया ना, तो एक सियासी जमात को हुकूमत मिली, वो उसके कबूल कर रहे थे इमरान खान ने धरने की सियासत को फ़रोग़ दिया। उस वक्त ताहिरुल कादरी आगे, उन्होंने मतलब एक नई चीज़ लाई किया, उसके पीछे फ़ौज नहीं थी। वो अगर काम करें फ़ौज की मदद से या इस्टेब्लिशमेंट की मदद से या मार्शल लॉ लगाने वाली कुव्वतों की मदद से वो सियासत में आएँ या करें तो वो ठीक है, अगर उनके मुखालिफ सियासी जमात वाले यही काम करें तो गलत है। जब ये 2018 में इमरान खान की हुकूमत आई तो ये किसी से ढकी छुपी बात है कि उसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट का हाथ था। ठीक है, आपकी बात समझ आ गई। रियासत के एक सबसे बड़े अखबार से आपका ताल्लुक़ है, आज़ाद कश्मीर से आपका ताल्लुक़ है। शहजाद राठौर साहब हमारे साथ हों और आज़ाद कश्मीर के ऊपर बात ना हो, ये हो नहीं सकता। सर, बल्दियाती इलेक्शन आज़ाद कश्मीर के अंदर आपको लगता है कि होंगे? देखिए जी, इस वक्त जो सूरत हाल है, सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है एक, ये जो इलेक्शन हो रहे हैं इसको रोकने के लिए हुकूमत ने भी बड़ी कोशिश की, इसको रोकने के लिए अपोजिशन जमातों ने भी बड़ी कोशिश की, इन टाइम मांगने की कोशिश की, टाइम मिलता रहा, करते करते 30 नवंबर की डेडलाइन थी। इस वक्त भी सूरत हाल है कि कई कुव्वतें लगी हुई हैं कि इलेक्शन ना हो। ये मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन या हुकूमत जिसका भी ये फ़ैसला था कि ये इलेक्शन सियासी बुनियादों पे कराए जाएं, मेरे नज़दीक ये फ़ैसला दुरुस्त नहीं था। अगर ये इलेक्शन गैर जमाती बुनियादों पे होते, माजी की तरह गैर जमाती बुनियादों पर होते तो फिर जमातों के ऊपर कोई दबाव नहीं आता। तहरीक अदम एतमाद का बड़ा चर्चा है आज़ाद कश्मीर के अंदर, आपको लगता है कि तहरीक अदम एतमाद जो है वो पेश होगी? अगर होती है तो फिर कौन नया वज़ीर आज़म होगा? देखिए जी, मौजूदा सूरत हाल में मुझे ये नहीं लगता कि फौरी तौर पर पाकिस्तान की सियासत का ऊँट जब तक किसी करवट बैठता नहीं है तब तक यहाँ पे अदम एतमाद की तहरीक ना तो आती हुई दिखाई दे रही है और ना ही कामयाब होती हुई। ये जो हमारी आज़ाद कश्मीर की अपोजिशन है, उनकी तरफ से बड़े बड़े दावे, बार बार मीटिंग्स, इस तरह की जो खबरें सामने आती हैं, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखें, ये कहते हैं लघु कर्म रखने का है एक बहाना, ये तो एफर्ट जब तनवीर इलियास साहब तहरीक अदम एतमाद लाए थे क्यूम न्याज़ी सरकार के ख़िलाफ़, तो उस वक्त भी पीपल्स पार्टी की बड़ी कोशिश थी कि वो तहरीक अदम एतमाद लेकर आए, लेकिन पीपल्स पार्टी की क़यादत ने उस वक्त इनको ग्रीन सिग्नल नहीं दिया था, जिसकी वजह से 2-3 दिन उनके ज़ाया हुए। वो ग्रीन सिग्नल का इंतज़ार करते रहे, उन्हें नहीं मिला।
तो पीटीआई ने खुद ही, अपनी जमात ने अपने वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक आज़ाद कश्मीर के अंदर तहरीक इंसाफ की हुकूमत कायम है। अगर बल्दियाती इलेक्शन होते हैं तो आप समझते हैं कि इसमें तहरीक इंसाफ कुछ अचीव करेगी? देखें जी, ये 1 साल पहले की बात है जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत कायम हुई थी। जो आज मौजूदा वज़ीर आज़म है, ये उस वक्त सीनियर वज़ीर थे। हमारी एक बार उनसे मुलाकात, इन्होंने जो इस्लामाबाद में जो कश्मीरी साफ़ी हैं उन्हें एक खाना दिया था, एक दावत की थी हमारी। तो वहाँ पे उन्हें मैंने कहा था जी कि आप ये बल्दियाती इदारों में सियासी एडमिनिस्ट्रेटर लगाएं, क्योंकि इलेक्शन आप साल 1.5 साल के अंदर कराना चाहते हैं। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो इस इंतज़ामी अफसरान हैं उनके पास चार्ज है बल्दियाती इदारों का। तो जो लोग हैं जिनके मसाइल हैं बल्दिया से मुंसलिक, वो लोग ख्वार हो रहे हैं और ये हुकूमत के खाते में पड़ेंगे। अगर आज आप सियासी एडमिनिस्ट्रेटर की तकर्री करेंगे तो जो बल्दिया का दफ्तर इस वक्त ताला लगा हुआ है एडमिनिस्ट्रेटर के दफातर पर, कहीं डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर के दफातर पर, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में, म्यूनसिपल कमेटी में, यूनियन कौंसल में, टाउन कमेटी में दफातर बंद है। असिस्टेंट कमिश्नर है या डिप्टी कमिश्नर है, वो अपने अपने दफ्तर में बैठे वो सुनते हैं। लोग जाते हैं तो बाहर से चौकीदार ही बल्दिया वाले मामले वाले साइल को अंदर जाने ही नहीं देता। तो लोग ख्वार होंगे, इसका असर पड़ेगा हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर। अगर आप सियासी एडमिनिस्ट्रेटर लगाएंगे उसका फ़ायदा ये होगा कि वो जो दफातर है एडमिनिस्ट्रेटर्स के, वहाँ पे आपके कारकुन जाके बैठेंगे, आपके नौजवान जाके बैठेंगे, लोगों के मसाइल वो हल करेंगे। वहाँ जो फंड्स आएगा वो आपके कारकुनों के थ्रू जो है ना लगेगा, जो तरक्याती काम होंगे। इससे आपकी पार्टी, उन्होंने उस वक्त डिसाइड कर लिया था कि हम लगाएंगे, लेकिन बाद में फिर ये सियासी सुर्ख फीते की नज़र हो गए थे, नहीं लगे थे सियासी एडमिनिस्ट्रेटर। अब मैं इस बात मुकम्मल कर लूँ। अब जिन हालात में इलेक्शन होने जा रहे हैं, नो डाउट के जो अपोजिशन जमातें हैं उनके पास भी कोई कारकर्दगी नहीं है, उन्होंने कुछ भी डिलीवर नहीं किया। पीपल्स पार्टी ने 5 साल हुकूमत की, चौधरी मजीद साहब वज़ीर आज़म रहे, फारूक हैदर साहब 5 साल वज़ीर आज़म, वो क्या बयानियाँ लेकर अवाम के पास जा सकते हैं कि हमने 5 साल में क्या किया था और इन्होंने 1.5 साल में क्या नहीं किया? उनके पास भी पेश करने के लिए अवाम के सामने कोई कारकर्दगी नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये मौजूदा हुकूमत जो है PTI की, इसके पास ज़्यादा स्कोप है कामयाबी का। ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने काउंसलर भी बनवाएंगे, ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने मेयर और चेयरमैन जो टाउन कमेटी यूनियन, मैं समझता हूँ कि PTI को सबकत हासिल होगी। मेरी सर क्या मसला था तहरीक इंसाफ को? अपने ही वज़ीर आज़म क्यूम नियाज़ी साहब के साथ फिर दोबारा उनको तब्दील किया गया, तनवीर इलियास साहब को लाया गया। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए जी, ये हुकूमत जब बनी थी सरदार क्यूम नियाज़ी साहब की, ये अनएक्सपेक्टेड हुआ था, मकूरा निकला था उनके नाम पे। वो वज़ीर आज़म बन गए थे, लेकिन जो 9 महीने वो वज़ीर आज़म रहे, वो उस तरह ना तो डिलीवर कर सके, फ़ैसले की क़ुव्वत उनके पास नहीं थी। वज़ीर अमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर अलग उन्होंने हुकूमत सजाई हुई थी, इधर बैरिस्टर सुल्तान साहब अलग नाराज़। आप क्या समझते हैं कि नियाज़ी साहब से, क्यूम नियाज़ी साहब से बेहतर तनवीर इलियास साहब है? मैं समझता हूँ कि ये विज़न के एतबार से भी तनवीर इलियास साहब बेहतर हैं, और जो उनके पास काम करने वाले लोगों की टीम है, और वज़रा भी क्यूम नियाज़ी की निस्बत सरदार तनवीर इलियास के साथ ज़्यादा मैं समझता हूँ कि जुड़े हुए। शहजादा राठौर साहब, बड़े बेलाग आप तज्ज़िये होते हैं, आपके सीधी और खरी बात करने वाले शख्स हैं आप। हमारे वज़ीर आज़म तनवीर इलियास साहब हर हफ्ते के बाद 10 दिन के बाद सोशल मीडिया के ऊपर एक मजाक बन जाते हैं, ये क्या स्टोरी है सर? नहीं, ये तो देखें, ये हर कोई, इमरान खान नहीं मजाक बनता, शहबाज शरीफ नहीं मजाक, हर कोई मजाक बनता है। ज़ाहिर बात है सरदार तनवीर इलियास एक गैर रवायती सियासतदान है, और रवायती सियासतदान ही उनकी मजबूरी ना तो सियासी खड़पेंची है, उनकी मजबूरी ना ही माल बनाना है। वो गैर रवायती तरीके से भी आए, मतलब है वो आए और आकर छा गए। वज़ीर आज़म, उनके ख़िलाफ़ साजिशें हो रही हैं। अभी पिछले दिनों उनके जो सिक्योरिटी ऑफिसर थे उनके साथ हुआ कि यही सुना कि वो वीडियो को बना रहे थे। इस तरह के प्रोपेगेंडे माजी के वज़ीर आज़म के साथ नहीं हुए। अब मैं यही कह रहा हूँ कि ये गैर रवायती तरीके से हैं, गैर रवायती सियासतदान हैं। इनका मतलब इनका यहाँ पे आके माटो माल बनाना नहीं है, ये हर कोई जानता है। करप्शन करना इनका माटो नहीं है, इस वजह से ताकतें उनके ख़िलाफ़ लगी हुई हैं। इनके खिलाफ चौधरी मजीद साहब के भी बहुत से फसाने आए, वो इसलिए नई मंजर पर ज़्यादा आ सके कि सरदार तनवीर इलियास एक ग्लैमरस शख्सियत है जो चौधरी मजीद नहीं था, जो फारूक हैदर साहब के थोड़े कारनामे मंजर पर आते रहे, लेकिन वो जीनत इसलिए नहीं सोशल मीडिया की बन सके कि वो ग्लैमरस नहीं थे। तनवीर इलियास ग्लैमरस है, इनके खिलाफ एतराज़ करने वाले ज़्यादा हैं, ये साफ बात है। वो ये किसी को घास ही नहीं डालते, इनकी मजबूरी तो नहीं है कि इन्होंने किसी एक्सियन से बता लेना है, इनकी न मजबूरी है इन्होंने किसी मिनिस्टर से कमीशन लेना है कि कोई स्कीम देंगे तो।
कोटली शहर से आपका ताल्लुक़ है और आपका शहर जो है मसाइल का गढ़ है। बिल आखिर जो है वो मकामी एमएलए कभी भी यहाँ पर डिलीवर नहीं कर सके। चौधरी यासीन साहब बाहर से आए, उन्होंने इलेक्शन जो है वो यहाँ से लड़ा और जीत के, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, जो यासीन साहब यहाँ पे आए तो मकामी लोगों ने उनको वोट दिए तो वो जीते ना, वोट तो नहीं साथ लेकर बाहर से आए थे। मकामी लोगों ने चौधरी यासीन का जो सबसे बड़ा क्रेडिट था, जो जिसका वो दावा करते थे, वो ये था कि मैं जिस तरह मैं चढ़ोई में काम करवाए मैं कोटली में भी काम करवाऊँगा। मैं चढ़ोई में उन्होंने काम करके दिखाया। इन्होंने अपनी जो जो जब वो सीनियर वजीर रहे या बतौर अपोजिशन एमएलए भी वो बड़े बड़े मनसूबे लेकर। आप समझते हैं कि शहर के लोगों को चौधरी यासीन साहब की जो परफॉर्मेंस है चढ़ोई के अंदर, उस परफॉर्मेंस ने मुतासर किया? यही मतलब है, उनका क्रेडिट ही यही था ना। वो जो लेकर गए लोगों के सामने लोगों को का वो चढ़ोई में उनका किया हुआ काम था, या उनकी ज़ाती पर्सनैलिटी थी कि उस पर्सनैलिटी की बदौलत लोगों ने उन्हें वोट दिया कि ये काम करवाने की अहलियत रखते हैं। कोटली शहर से आपका ताल्लुक़ है, यहाँ अच्छा खासा वक्त आपका गुजरता है। अब आप समझते हैं यहाँ जो गहमा गहमी फैली हुई है बल्दियाती इलेक्शन की, 3 पार्टीज़ का आपस में मुकाबला है, आप समझते हैं कि यहाँ चूँकि जो यासीन साहब यहाँ से जीते हुए, पीपल्स पार्टी यहाँ से मेयर बनाने में कामयाब हो जाएगी कोटली शहर से? देखिए जी, मुझसे अगर पूछेंगे तो मैं पहला नंबर पीपल्स पार्टी को ही दूंगा। ठीक है, यानी 14 वार्ड्स में से आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी फेवरेट है? पीपल्स पार्टी इसलिए मैं समझता हूँ कि जो टिकट दिए जा रहे हैं पीपल्स पार्टी के लोग ज़्यादा उसमें ऐसे हैं जो इलेक्टेबल्स हैं। फिर पीटीआई में हो सकता है मैं अगर कहूँ तो मैं अगर 6 सीटें दूँ पीटीआई को या 5 सीटें दूँ पीपल्स पार्टी को, तो 4 या 5 पीटीआई की हैं, 5 या 6 पीपल्स पार्टी की हैं, 1 या 2 मुस्लिम लीग नून जीत सकती है और 1 या 2 आज़ाद उम्मीदवार जीत सकते हैं। मेरी जो कैलकुलेशन, पीपल्स पार्टी को आपने फेवरेट करार दे दिया? पीपल्स पार्टी 1 सीट मेरे ख्याल में ज़्यादा होगी पीटीआई से। अगर पीटीआई 4 लेती है तो इनकी 5 होंगी, अगर पीटीआई 5 लेती है तो इनकी 6 होंगी। 1 सीट मेरे। सर, जाते जाते पहले भी मैंने आपसे ये सवाल किया, लेकिन आपकी बात बहुत अहम है, लोग बहुत तवज्जो से सुनेंगे। एक दफ़ा फिर बल्दियाती उम्मीदवारान के लिए, सियासी कारकुनान के लिए एक लफ्ज़ में, बल्दियाती इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे? देखिए जी, जो सिनेरियो है इस वक्त वो यही नज़र आ रहा है कि बल्दियाती इलेक्शन होंगे। जिस तरह इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक हुकूमत ने पसपाई इख्तियार की, जो अपोजिशन जमातें, आप खुद पहले देखें जो पिछली बार जब अनाउंस हुए थे, शेड्यूल आ गया था, तो उस वक्त ना आपने चौधरी यासीन जो पीपल्स पार्टी के सदर हैं इतने मुतहरक थे, न पीटीआई इतनी मुतहरक थी, न ही मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम कौंसिल इतनी मुतहरक थी जितनी इस बार आपको मुतहरक नज़र आ रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो सरगर्मियाँ जारी हैं ये जारी रहनी चाहिए और मेरे अंदाजे में ये 27 नवंबर को इलेक्शन होंगे। ज़बरदस्त। नाज़रीन, एक मौजू नहीं था गुफ्तगू का, बहुत सारे मौजूआत के ऊपर गुफ्तगू हुई और आज़ाद कश्मीर के नामवर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे, शहजादा राठौर साहब। इनकी जितनी भी गुफ्तगू हमने आपके सामने रखी, इसके ऊपर आपका फ़ीडबैक बहुत ज़रूरी है, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।